बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ी थी। आज वेक्टर प्रोडक्ट को अप्लाई करते हुए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। डिटरमिन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। आपने जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम करने हैं। आपको याद है कि दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? उन वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप यहाँ ये लिखेंगे ए क्रॉस बी इज द वेक्टर perpendicular to the plane containing A and B. So the required unit vector is, जी क्या हो जाएगा, n यूनिट वेक्टर आ जाएगा A क्रॉस B ओवर A क्रॉस B मैग्नीट्यूड। एक तो बात यह है कि A क्रॉस B ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें A और B लाई करते हैं, ये एक वो वेक्टर है। इसके अलॉन्ग हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना। तो किसी वेक्टर के अलॉन्ग जब यूनिट वेक्टर मालूम करना होता है तो क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना बेसिकली ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। इन अदर वर्ड्स इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ए क्रॉस बी ही फाइंड करना था। उसने ये नहीं कहा कि इन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें। उसने कहा है कि आप ऐसा वेक्टर मालूम करें जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जिसमें ए और बी लाई करते हैं, और वो वेक्टर होता है ए क्रॉस बी। इसका मतलब है कि डायरेक्टली उसने ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए नहीं कहा हमें, बल्कि इनडायरेक्टली ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए कहा है। बल्कि उससे भी आगे गया कि यूनिट वेक्टर मालूम करें, तो फिर ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद हम उसकी मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। सेकेंड ईयर के 7th चैप्टर में भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट का, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या होता है? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आता है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम फर्स्ट रो में आई जे के लिखते हैं। सेकेंड रो में ये जो पहला वेक्टर ए है इसकी कंपोनेंट्स आएंगी 2 -6 -3, और तीसरी रो में दूसरा वेक्टर जो इसकी कंपोनेंट्स आएंगी 4 -1। ये आ गया। अब बाई फर्स्ट रो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो वो आता है -6 इंटू -1, 6 माइनस फॉर्मूले का, और फिर -3 इंटू +3 +9 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूले में -j, और ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। 2 इंटू -1 -2, और माइनस बाइन है वो +12, और प्लस के तो 6 +24। ये समझ आ गई है? 2 इंटू 3 6 माइनस 6 इंटू 4 वो प्लस हो जाएगा 24। अब ये ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया जी 15i, और ये बनेगा 10 -10j एंड 30k +30k। ये तो ए क्रॉस बी फाइंड हो गया। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लें। वो अब ज़रा आप मुझे कैलकुलेशन बता दें इसकी। ये -10 का स्क्वायर +30 स्क्वायर अंडर रूट, ये बनेगा 225 +100 +900 अंडर रूट। जी बताएं ज़रा वर्किंग करके। अंडर रूट भी जी स्क्वायर रूट लेके, तो ये आ गया 35। हैंस जो हम रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है वो आपके पास चूँकि ए क्रॉस बी वेक्टर ओवर
ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। ए क्रॉस बी हमारे पास आया हुआ है 15i माइनस 10j प्लस 30k ओवर 35। एन यूनिट वेक्टर आ गया 15 ओवर 35i माइनस 10 ओवर 35j प्लस 30 ओवर 35k। एन यूनिट वेक्टर बन गया 5, 3 एंड माइनस 6/7k। This is the required unit vector perpendicular to the plane containing both A and B। क्लियर हो गया? जब भी वो कहे कि आप इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम करें तो उन वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करनी होती है। और अगर वो कह दे कि यूनिट वेक्टर मालूम करें तो फिर आप उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, या इस तरह सवाल कर दें जिस तरह यहाँ पे किया था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, तब भी आपने यही करना है। ठीक है, तो ये सारे का सारा इसका ताल्लुक उसके साथ है ए क्रॉस बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, बी इज इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 3k, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आंसर। पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है और फिर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस मालूम करनी है। अगर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ए क्रॉस बी फाइंड किए बगैर भी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस इसकी फाइंड हो सकती है। अभी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, आई जे के और इसकी कंपोनेंट्स 1 -1 3 -3 और 3। जी अब बताएं कि इस डिटर्मिनेंट को 3/3 डिटर्मिनेंट्स की मदद से वो जो रो एक्सपेंशन हम करते हैं, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो, वही करें या कोई और भी आसान तरीका हो सकता है? उससे भी आसान है, इसको डिटर्मिनेंट को ज़ाहिर पता एक्सपेंड कर रहा ना हम, तो उसी तरह ही करें जैसे पिछला क्वेश्चन जैसे हमने किया, या कोई और आसान वे हो सकता है, ज़रा बताएं। जी आप क्या कह रही हैं कि उसी तरह करें जैसे 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया। आप क्या कह रही हैं -1 कहाँ से कॉमन लिया जाएगा इसमें से? रो 2 यही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा होगा? अच्छा -1 कॉमन लेने के बाद क्या करें फिर? -3 भी कॉमन लेके फिर क्या होगा? फिर ये नहीं, आप काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं। हम 3 कॉमन ले लेते हैं किस रो में से? थर्ड रो में से। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? आपने डिवाइड करना है, तो आप इस तरह लिखेंगे ऑपरेशन जो आपने किया है 1/3 R3, यानी आपने रो 3 को 3 पे डिवाइड कर दिया। जो आपकी फर्स्ट रो है वो एज इट इज़ रहेगी, सेकेंड रो भी एज इट इज़ रहेगी, और थर्ड रो बन जाएगी 1 -1। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसकी कोई 2 रोज इक्वल हो तो उसका आंसर 0 होता है, तो एक्सपेंड करने की मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ गया 3 × 0 आंसर 0। तो आपने और उसकी रीज़न आप दे दें सिंस R2 = R3, क्योंकि ताकि उसे पता चल जाए एग्जामिनर को कि आपको पता है जो आप कर रहे हैं। आपने 0 लगाया है तो आपको आर्गूमेंट देना है कि किस वजह से आपने 0 लगा दिया। एक बात, यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो उसने कहा था ए क्रॉस बी फाइंड करें। दूसरी बात उसने ये कही है कि इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताएं। ज्योमेट्रिकली ये क्या बताता है? बताएगा आप में से कोई? पैरेलल, बिल्कुल यही है
दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली this shows that A and B are parallel vectors। और बड़ी मज़े की बात यह है कि अगर उसने A क्रॉस B फाइंड करने के लिए ना कहा होता, ये वेक्टर्स दे के आपको ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंस सिर्फ मांगी होती, तो तब भी पता चल रहा था कि वेक्टर्स पैरेलल हैं। कैसे पता चल रहा था? हाँ, ये जो वेक्टर B है 3i माइनस 3j प्लस 3k। यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लेते हैं माइनस j प्लस k, तो वो बन जाता है वेक्टर A। तो ये जो है वेक्टर A और B पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो ज्योमेट्रिकली तो यहीं से पता चल जाता था, लेकिन मसला ये है कि वहाँ A क्रॉस B फाइंड करने के लिए चूंकि कह दिया गया था, वो भी फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ A and B आर पैरेलल टू YZ प्लेन with A magnitude is equal to 2 and B magnitude is equal to 4 and A dot B is equal to 0, what can you conclude about A cross B? क्वेश्चन समझ आ रहा है? दो तीन चीज़ें उसने बताई हैं। अगर A डॉट B 0 है तो इसका मतलब क्या है? A और B परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब ज़रा हम उसने कहा जी वाइजर प्लेन के, तो कंक्लूड किसके अबाउट करना है? A क्रॉस B के। अच्छा, A क्रॉस B का जो फार्मूला है वो क्या है? वो है A मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर की बजाय अब क्या आ जाएगा? यहाँ उसने बताया हुआ है कि A और B पैरेलल हैं किसके? YZ प्लेन के। और YZ प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है? YZ प्लेन के परपेंडिकुलर x एक्सिस होता है और x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर I होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? I। ये बात समझ आ गई? यही समझने वाली थी। एन यूनिट वेक्टर ये नहीं आएगा क्योंकि A और B उसने बताए हुए हैं कि YZ प्लेन के पैरेलल है। यानी फर्ज करें ये YZ प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और वो आएगा I यूनिट वेक्टर। एक बात। अब इसमें आप कह सकते हैं, वजह बता सकते हैं, सिंस A and B are parallel to YZ प्लेन। अब A मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बताएंगे? 2 के। B मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? 4 के। और थीटा के बारे में आप क्या कहते हैं? थीटा होगा 90 डिग्री। ठीक है ना? अब ये जो 90 आपने लिखा है इसका आर्गुमेंट दे दें, चूंकि A डॉट B 0 है। अब यहाँ आ गया 8 साइन थीटा 1 और I यूनिट वेक्टर, तो क्या आंसर आया? 8I। थैंक यू।